अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस में आज हम 3 एसएलओस कवरिंग करेंगे और हर चैप्टर की तरह आखिरी एसएलओस हमेशा रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे मबनी होते हैं। आज हमने जो एसएलओस इकट्ठे किए हैं इसमें हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के भी एसएलओस हैं और वेक्टर का डेली लाइफ में यूज भी है, जिसमें सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस हैं और भी कुछ स्पेसिफिक की टर्म्स हैं जैसे डिजाइन एंड एग्जीक्यूट ऑप्टिमल नेविगेशन पाथ्स, ग्राफिंग कम्प्लेक्स 3D मोशन, वेक्टर ऑपरेशंस इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह वगैरह। वेक्टर्स के जितने भी यूजेस हैं वो सारे इस वजह से हैं कि वेक्टर्स रिक्वायर डायरेक्शन और वेक्टर्स कैन बी एसोसिएटेड विद कंपोनेंट्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ठीक है जी। अब इस एप्लीकेशन में इस नजरिए को देखते हुए जिसमें कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर्स की एप्लीकेशन, तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस आज मैं हाईलाइट करूंगा, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस भी हैं जो डेली लाइफ एप्लीकेशंस में हैं, प्रोडक्ट के भी हैं और वेक्टर कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें ये डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑप्टिमल नेविगेशन पाथ, 3D ग्राफिक्स, ETC सब कुछ शामिल है। 5.7 है जी हमारी बुक का। ये QR कोड स्कैन करेंगे, आप इस लेक्चर तक पहुंच जाएंगे। स्क्रीन प्लीज। ये एक इलिस्ट्रेशन है जो AI से क्रिएट की गई है, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइंस जो हैं वो एक पाथ क्रिएट करती हैं, और क्योंकि लाइन जो है वो ओरिएंटेड है, डायरेक्टेड है, तो इसलिए वो वेक्टर है। अब हम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ये देखिए जी, ये एक जवान है, ये एक हैंड कैरीज जो है उससे कुछ सामान को मूव करवा रहा है। ये क्या कर रहा है? फिजिक्स की एतबार से ये वर्क डन कर रहा है और मैथ के एतबार से ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, एक दरवाज़ा जो है वो कैसे खुलता है, आप उसके हैंडल के करीब फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी हिंज से रोटेट करता है, यानी कि बेसिक एग्जांपल ऑफ टार्क। फिजिक्स के एतबार से ये टार्क है, मैथ्स के एतबार से देखें, वेक्टर्स के एतबार से देखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, जिसमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस हम ले रहे हैं। इधर आ जाइए जी। ट्रेन आ रही है जी एक स्पीड से और ट्रेन के पास एक बच्चा खड़ा है और गालबन ये बच्चा इशारा कर रहा है या इरादा रखता है कि मैं चलती ट्रेन पे पत्थर मारूंगा। तो ये चलती ट्रेन पे पत्थर मारेगा तो मुझे बताएं, क्या पत्थर वापस आके इसको नहीं बजेगा? बजेगा ना। तो इसमें क्या है, स्पीड के वेक्टर्स हैं, उन स्पीड के वेक्टर्स को यूज करते हुए हम ये जो रिकॉइल होगा, जो टकरा के वापस आएगा, इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इवन के एंगल फाइंड कर सकते हैं, कितने डिग्री पे ये बाउंस बैक होगा। तो वेक्टर्स की एप्लीकेशंस में आप बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। बेसिक से कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, इजी इजी। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करें। और मैं वेक्टर्स के हर चैप्टर में आपको ये कहता हूं कि जिसमें भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस आती हैं, आप सिर्फ उसमें वो टर्म्स देख के घबराया ना करें कि इसमें तो ये भी लिखा है, इसमें तो ये भी लिखा है। उन टर्म्स को जब आप ट्रेस करते हैं स्टेटमेंट में, वो कुछ भी नहीं रह जाती। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया, स्क्रीन प्लीज। अब स्टेटमेंट कितनी लंबी है, लेकिन सवाल हल करूंगा 1 मिनट में हल हो जाएगा। A spacecraft is traveling through 3D space following the vector function r t 4t square 2t square 3t plus 1.
क्लियर है? मुझे मेरा पोजीशन वेक्टर गिवन है इन फॉर्म ऑफ टी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टी की शक्ल में डिफाइन है। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट आफ्टर 4 सेकेंड्स। कहते हैं जी ये वेक्टर फंक्शन है, उसकी पोजीशन को जो है वो टाइम के साथ वो जोड़ रहा है, कंपोनेंट्स उसने टाइम की शक्ल में दे दी हैं। अब एट टी इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब क्या होता है बॉयज? 64। 64 इंटू 4 256। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 4 3 12, 12 प्लस 1 13। अब ये फंक्शन था, लेकिन 4 सेकंड्स बाद ये जहाज के कोऑर्डिनेट्स स्पेस में मुझे गिवन है, मैंने बस टी की जगह 4 सेकंड रख दी। 256 32 13। गॉट इट? अब उसने कहा जी पोजीशन डिटरमिन करें। पोजीशन हमने डिटरमिन कर ले। अगर वो कहता लेंथ डिटरमिन करें तो मैं सिंपल मैग्नीट्यूड ले लेता और कुछ ना करना। अच्छा जी, अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी कैलकुलेट द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसमें जो है पोजीशन एलेबोरेट हो रही हो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक। तो बहुत सिंपल है, एक वेक्टर 2 पे बना लीजिए। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और ये आ गया 7। इसी तरह एक वेक्टर 5 पे बना लीजिए। 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 4 500, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, और ये आ गया 16। अब जो पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है मैंने उसको r कह दिया। दैट वुड बी सिंपली r5 माइनस r2। तो 500 में से 32 निकाल दें, क्या आ जाएगा? 468। 50 में से 8 निकाल दें 42, और 16 में से 7 निकाल दें तो 9। गॉट इट? तो 2 सेकंड से 5 सेकंड में इसके अब ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 468, 42, 9। अगर लेंथ फाइंड करनी है तो सिंपल आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 468 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये कोई मुश्किल एप्लीकेशन है? ये आसान है। वेक्टर भी है, पोजीशन भी पता चल रही है, डिस्टेंस भी पता चल रहा है। नेक्स्ट जी, ग्रीन। Create a graph illustrating the trajectory of the spacecraft from t is equal to 0 to t is equal to 5 seconds. Clear? Explain how this mathematical representation is crucial in tracking spacecraft's movement in 3D space and its application in space exploration. तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो आपको पता है कि 1 सेकंड बाद इस पोजीशन पे है, 2 सेकंड बाद इस पोजीशन पे, 3 सेकंड बाद इस पोजीशन पे है। तो आपने तो उसको ट्रेस कर लिया, मैप्ड कर लिया। क्लियर है? अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, जिसमें हमें कहता है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक के ग्राफ बनाओ। 4 मेरे पास ऑलरेडी बन गया है जी, 4 बन गया, 2 भी बन गया, 5 भी बन गया। मैंने क्या बनाना है? 0 1 3, 0 1। तो 0 1 3 जब आप बनाएंगे वो क्या बनेगा? 0 0 1। इसी तरह जब 1 बनाएंगे वो क्या बनेगा? जहां जहां t होता है फार्मूले में वहां वहां 1 कर दें जी। तो 4 2 4।
2 मेरे पास ऑलरेडी था, 32, 8, 7। 3 मैंने फाइंड करना बेटा। 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 कितना हो गया 108। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 3 3 9, 9 प्लस 1 10। आर ऑफ 4 कितना था मेरे पास, 4 था जी 256, 32, 13। और आर ऑफ 5 कितना है मेरे पास, 550, 16। सिंपल। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज बॉयज एंड गर्ल्स देखें कि जब मैं इसको पेपर पे ड्रा करूंगा या स्क्रीन पे ड्रा करूंगा इस तरह से, तो मैं सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर सकता हूं। मैं सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर सकता हूं, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो मैं यहां पे प्लॉट नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ, लेकिन ऑनलाइन टूल से हम इसको देख सकते हैं। आपने गूगल पे लिखना है डेस्मोस 3D ग्राफ प्लॉटर, वहां पर ये इसी तरह वैल्यूज एंटर करनी है पॉइंट्स की, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? गॉट इट? तो इसका ग्राफ जो है वो आपने खुद बनाना। एक्स का स्केल सीधा सीधा, अब इधर जो है 0, 4, 32, 108, 256, 500, इधर काम ज़रा मुश्किल है। इधर मैं कैसे स्केल सेट करूं? अगर मैं 50-50 भी करूंगा तो 10 डब्बे चाहिए, तो मैं करने लगा हूं 100, 200, 300, 400, 500। ये मेरे पास क्या है, आर ऑफ टी। ठीक है जी, ये आ गया जी 0,0। सॉरी माय बैड, हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर रहे हैं। माय बैड, मैं टाइम को ड्रा करने में बैठ गया। हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने के लिए हमें स्केल जो है वो डिफरेंट चाहिए। इधर देखें, जब कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं तो फिर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, इनका एक्स और वाई देखें। मैं टाइम और उसको प्लॉट करने बैठ गया, वो भी ग्राफ तो ठीक बनना था लेकिन टाइम अगेंस्ट उसका, और क्योंकि कंपोनेंट्स हैं तो फिर वो कंपोनेंट्स इस तरह से नहीं लिए जा सकते। तो x का फिर यहां पर आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, और जो है 10, 20, 30, 40, 50। अब ये सीधा सीधा y कोऑर्डिनेट है, ये सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट है। पहला पॉइंट 0,0 इधर हो गया, दूसरा जो है 4,2 वो तकरीबन इधर आ जाएगा। इसी तरह आप प्लॉट कर लेंगे 50 और इसका 32। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम वैसे भी प्लॉट कर सकते हैं और ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। आपने इसको देखना हो तो डेस्मोस ग्राफिंग टूल पे जाके आप इन सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं, और अगर आप 3D कैलकुलेटर पे जाएंगे, 3D ग्राफ प्लॉटर पे जाएंगे, तो आप ये तीनों पॉइंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें जी। ये सीधा सीधा ग्राफ है, ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना। पहले जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा था डेट वाज बिटवीन टाइम एंड द फंक्शन। अब जब मैं फंक्शन अगर इधर देख रहा हूं तो फिर इधर मैं कंपोनेंट्स नहीं देख सकता था, मुझे मैग्नीट्यूड्स चाहिए थी। अब अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो फिर मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, टाइम को भी इग्नोर कर दिया, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देख रहा हूं। द वन आई हैव सर्कल्ड ऑरेंज जो मैं पहले बना रहा था, फिर मुझे y पे r की मैग्नीट्यूड्स लेनी चाहिए थी, कंपोनेंट्स तो मैं नहीं ढूंढ सकूंगा। ठीक है जी,
तो आपने कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ बनाना है रादर देन मैग्नीट्यूड्स का। चलें जी, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन प्लीज। The amount of energy calculated by a solar panel depends upon the intensity of the sun rays and the area of the panel. Let the vector I represent the intensity in watts per square centimeter having the direction of sun's ray, and let the vector A represent the area in square centimeters whose direction is the orientation of the solar panel. ठीक है जी। The total number of watts collected by the panel is given by the dot product of intensity and area. Suppose that intensity is this, area is that, वगैरह वगैरह। तो ये तो इतना आसान सवाल है, इसमें मुश्किल क्या है? आई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगी? एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। यूज कैलकुलेटर टू डन इट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इसी तरह ए मैग्नीट्यूड क्या होगी? 8300 का स्क्वायर प्लस 4009 का स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है जी कंप्यूट द प्रोडक्ट P इज इक्वल टू आई डॉट ए। तो आई डॉट ए जो है, जब इसके यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो पावर आ जाएगी। दिस इज द पावर इन वाट्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दो सोलर पैनल at which the intensity have the coordinates this and magnitude that. Area of the panel is this and magnitude is that. coordinates में इतना है और magnitude में इतना है। क्लियर है? तो सीधा सीधा डॉट लेना है, तो डॉट कैसे लिया जाता है? मैं सिर्फ इधर एक हिंट बनाऊंगा। x वाला x से होता है आई जे के नहीं लिखते, y वाला y से होता है आई जे के नहीं लिखते। ठीक है जी, कर लेंगे। सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट है, नथिंग न्यू नथिंग डिफरेंट। फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि जब आप इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस गिव्स द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पैनल। या इतने वाट जो है वो उस पर सूरज की रोशनी पड़ी थी। गॉट इट? ठीक है। एनी क्वेश्चन बॉयज? वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। A bulldozer exerts 100 pound of force to prevent a 500 pound boulder from rolling down a hill. Determine the angle of inclination. तो फोर्स जो है बुलडोजर की वो नीचे से है और बोल्डर जो है वो कहाँ से इंक्लाइंड होना चाहता है? हिल से। तो ये जो है बना दें वेक्टर से डायग्राम। एंगल फाइंड करना है तो सीधा सीधा एंगल फाइंड कर लें। मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। ये लें जी, वेट अ सेकेंड, देयर इज अ लिटिल, क्योंकि इसमें 1000 आवर 500 है। सॉरी, माय बैड स्टूडेंट्स, आपने बताया नहीं। 1000 बटा 5000 है। मैं वही कहूं कि अगर 500 है तो फिर तो ये सोल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो 1000 बटा 5000 का मतलब साइन इनवर्स 2। गेट द आंसर, यू गेट द रिजल्ट। ठीक है। हम सिर्फ हाइप बनाते हैं एप्लीकेशंस के। एप्लीकेशंस बड़ी मुश्किल है, एप्लीकेशंस बड़ी मुश्किल है, एप्लीकेशंस नहीं हो रही, एप्लीकेशंस नहीं हो रही। एप्लीकेशंस को थोड़ा सा देखो तो सही, थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करो। सीधे सीधे डाटा की शक्ल में हमें गिवन है। क्लियर है? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन,
अगेन दैट इन्वॉल्व्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को थोड़ा सा देखना है, अंडरस्टैंड करना है। A river has a constant current of 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो लहरें हैं उसके अंदर वो 3 किलोमीटर पर आवर है। और एट वट एंगल टू अ बोट डोक, जहां से बोट्स निकलती हैं उससे कितना एंगल होना चाहिए टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर टू हेडेड इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट। अच्छा जी, आपको मैं इसको आसान अल्फाज में कर देता हूं, आप सबने देख लिया होगा स्टेटमेंट। कहते जी समुंदर में लहरें जो हैं वो 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं, ये उसकी डायरेक्शन गिवन है। अब जो बोट डोक है वहां से बोट्स निकलती है, लेकिन जाना उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समुंदर की लहरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और जाना भी इस तरह से है कि उनकी स्पीड कितनी मेंटेन रहे, 20 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे ही है ना, सलाबी रेला आ रहा है और तुम उसके ऑपोजिट जाना चाहते हो, या बोट उससे ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर पे लेकर जाना चाहते हो, तो कोई एक खास स्पीड तो तुम्हें चाहिए। अपनी मर्जी से तो रैंडम स्पीड नहीं ना रख सकते। तो यही एक इंजीनियरिंग माइंड में और एक जनरल माइंड में डिफरेंस है कि इंजीनियर जो है वो प्रॉब्लम को प्रिसाइजली सोचता है, एक्यूरेटली सोचता है कि अच्छा इतने डिग्री इतनी स्पीड, ये तो वो, ऐसे तो वैसे। और आम इंसान जो है वो बस ये कहेगा इतनी स्पीड कर दो जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे। तो ये बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि 1.5 किलोमीटर चौड़ा दरिया है, रिवर है, आपने इसको क्रॉस भी करना है, तो इसको क्रॉस करने में भी कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? पहले तो आपने एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे जो है ये मामला चले कि वो 20 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर ले। फिर आपने टाइम भी निकालना है कि कितना टाइम से वो 1.5 किलोमीटर के रिवर को क्रॉस करेगी। क्लियर है जी? स्क्रीन प्लीज। थोड़ा सा इसका डाटा जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से ये मुश्किल क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन का, लेकिन ये समझ लें तो कितना आसान है। ठीक है, मकसद क्या है, बोट टू रीच डायरेक्टली ऑपोजिट टू द, और हमने क्या फाइंड करना है, एंगल अगेंस्ट द करंट टू कैंसल आउट द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय द। वी बी का मतलब बोट, वी सी का मतलब करंट। ठीक है, अब बोट ऑपोजिट जाना चाहती है, अगर ये डोक है, डोक से बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, और ये समुंदर की लहरें हैं। कैमरा प्लीज, ये समुंदर की लहरें हैं और यहां से कश्ती जा रही है ऑपोजिट, तो ये जो है वीसी इधर आ गया। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अगर हम देखें तो। ठीक है जी, तो ये वीसी आ गया और ये आ गया वीबी। क्लियर है? अब आपने इसमें से ये एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस। वेट अ मिनट, just look at the picture again। ठीक है, माय बैड, थोड़ा सा बस जो है वो डायग्राम पे फोकस कर ले, क्योंकि हम लाइव कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। मैंने उसको सीधा बनाने की कोशिश की है। ये करंट्स थे और ये बोट्स जा रही हैं, ऐसे ही है जी। ये करंट्स हैं जी बॉयज, और बोट कैसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, क्या था, पीसी, ये क्या था, पीबी। अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो,
ताकि आप इसका वो कंपोनेंट फाइंड कर सको। तो जब इसको रोटेट करोगे तो फिर आपके पास जो है, जो इधर अभी आपको बेस लग रही है, वो बेस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा लिया, साइन थीटा लेने के बाद, साइन थीटा इसलिए कि वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं हमने। आप सोच रहे होंगे कि सर इसी कंडीशन में आपने कोस क्यों नहीं ले लिया, कोस लेता तो हॉरिजॉन्टल आता, साइन लेना चाहता हूं। ठीक है जी, ये जी मैंने निकाल लिया साइन थीटा। अब वेलोसिटी जो है, कितनी वेलोसिटी जो है वो मेंटेन हो रही है, 20 वेलोसिटी मेंटेन हो रही है। और अब हमने आगे मूव करना है हॉरिजॉन्टली, कंपोनेंट परपेंडिकुलरली। थीटा जो है हमने साइन थीटा से निकाला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करते हुए। अब बोट ने समुंदर में हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो इसलिए कोस थीटा। क्लियर है, गॉट इट। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ करंट will be the horizontal component of the movement of boats. क्लियर है। अब मेरे पास स्पीड आ गई, तो डिस्टेंस आवर स्पीड करके मैंने टाइम भी फाइंड कर लिया 0.0252 आवर्स यानी कि 1.51। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो डोंट गेट इट कंफ्यूज, सिर्फ डायग्राम को देखना है और डायग्राम को देखते हुए आपने सब कुछ करना। क्लियर है। फिर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to the motion of the currents is basically the horizontal component of the boat's motion. ठीक है, got it। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ एप्लीकेशंस तमाम हुई, ये वही रिजल्ट जो है वो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा ज़रूर देखें। हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम इसको दोबारा भी रिवाइज करेंगे, इसमें मज़ीद अच्छे तरीके से शॉर्टकट मेथड्स भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।